हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट डे तक मैंने आपको जो है परचेज मेथड और प्लस उसके साथ साथ मर्जर मेथड जो है वो स्टार्ट करा दिया था। परचेज मेथड के हमने काफ़ी क्वेश्चंस करे हैं और जैसा आपको पता है कि ये लेसन जो है अमालगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन, एकीकरण और पुनर्निर्माण, तो ये लेसन एक यूनिट का एक लेसन है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं ये लेसन आपको करवा रहा हूँ, जिससे एक ही लेसन को करने से आपकी एक यूनिट जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और इसी तरह का एक और लेसन भी है जिसका नाम है होल्डिंग कंपनी, तो वो लेसन भी इसी तरीके का है जिसके अंदर एक लेसन से आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो यही ट्राई करूंगा मैं कि कम से कम नंबर ऑफ टॉपिक करके आपका मैक्सिमम कोर्स जो है वो कवर हो जाए और उससे आप अच्छे मार्क्स जो है वो ला पाएँ। तो मर्जर मेथड जो मैंने स्टार्ट कराया था उसका ब्रीफ भी बता दिया है, उसके क्वेश्चंस भी जो है एक क्वेश्चन भी अपन ने करके देख लिया है कि मर्जर मेथड के अंदर आप किसी बिजनेस को वो जैसा होता है उसको एज इट इज़ वैल्यू पर लेते हो, ना तो किसी एसेट लायबिलिटी को छोड़ते हो और ना ही उसको चेंज करते हो। सिर्फ दो चीज़ यहाँ पे एडजस्ट होती है, वो है शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर कैपिटल जो पुराने शेयर्स होते हैं उनको कंपनी अपने शेयर देती है, इस वजह से वो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। और मर्जर मेथड में जो भी फ़ायदा नुकसान होता है वो आपका जनरल रिजर्व के थ्रू जो है वो एडजस्ट होता है। तो इन दोनों के लिए जो भी एडजस्टमेंट होंगे वो करेंगे, अदरवाइज बाकी सारी एसेट्स सारी लायबिलिटीज़ आप जैसे है एज इट इज़ वैल्यू पर उसको जो है वो लेंगे। तो मैं अभी आपको एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि मर्जर मेथड के थ्रू ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला है, तो वो क्वेश्चन मैं इसमें कराऊंगा। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि 31 मार्च 2016 को एस लिमिटेड की जो है एच लिमिटेड द्वारा सारी एसेट सारी लायबिलिटी बुक वैल्यू पर ली गई, पुस्तक मूल्य पर। तो जब ये सेंटेंस लिखा हो तो इसका मतलब कि आपको कौन सा मेथड लगाना है, मर्जर। चलिए एक बात और आई इसमें, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में लिखा नहीं रहेगा कि मेथड परचेज लगाना है कि मर्जर लगाना है। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर क्वेश्चन के अंदर वो कुछ भी एसेट लायबिलिटी की वैल्यू को अगर चेंज करने की बात करे तो इसका मतलब कि मेथड कौन सा लगेगा, आपका परचेज। और अगर वो ये लिख दे कि आप एसेट लायबिलिटी जो है उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे किसी भी तरह से, तो मेथड आपका कौन सा लगेगा, मर्जर। तो दैट मीन्स कि आपको खुद को पता लगाना पड़ेगा एग्जाम में कि मेथड परचेज है या मर्जर। और इजी करने के लिए टीचर हो सकता है कि आपको दे दे कि भाई हाँ आप कौन सा मेथड इसमें यूज़ करें। आगे लिखा है कि 4 लाख रुपये जो है वो परचेज कंसिडरेशन जो बना है वो 10 रुपये वाले शेयर्स में दिया जाएगा, जिससे एस के शेयर्स के जो है सारे शेयर्स का पेमेंट हो पाएगा। और इसमें कंपनी जो एच लिमिटेड जो शेयर दे रही है वो एक शेयर जो है उसके बदले में वो 2 शेयर देगी। और बैलेंस शीट में अगर आप देखें तो एस के पास 2 लाख रुपए के शेयर है और 10 का भाग लगाया जाए तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके कितने हैं, 20,000। तो इसके अंदर जो है उसके एस लिमिटेड के एक शेयर के बदले में हम 2 शेयर दे रहे हैं। तो ये परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट हो गया। और ये लमसम मेथड इसके अंदर दे रखा है। यूजुअली आपको जो परचेज कंसिडरेशन होता है वो क्वेश्चन में नेट एसेट्स मेथड के थ्रू देते हैं, जिसके अंदर आप इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स को कितना पेमेंट करते हो वो क्वेश्चन में लिखा रहता है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली पहले से ही परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है। तो ये जो तरीका होता है ये होता है आपका एक मुश्त भुगतान विधि, जिसको कहते हैं अपन लमसम मेथड। फिर उसके बाद इसकी एसेट लायबिलिटी दी हुई है और क्वेश्चन के अंदर नीचे लिखा है कि अमालगमेशन के एक्सपेंसेस जो है वो एच ने चुका है। तो अमालगमेशन के एक्सपेंसेस अगर हम चुका रहे हैं, परचेजर चुका रहा है, तो उसको वो जो नुकसान होता है, तो अगर परचेज मेथड होता है तो उसके अंदर वो गुडविल के नाम से, और अगर आपका मर्जर मेथड होता है तो वो जनरल रिजर्व के नाम से वो उसकी एंट्री को करता है। उसके बाद आपको लिखा है जैसे बुक्स में एंट्रीज करनी है, अमालगमेशन करना है। और क्वेश्चन के अंदर अगर मतलब आपको स्पेशली सेकेंड पॉइंट में लिखा भी है कि विलय की प्रकृति से आप जो है वो एकीकरण करें, लेकिन अगर नहीं भी लिखा होता है इस क्वेश्चन में तो भी आपको इसके अंदर मर्जर मेथड से ही जो है वो अमालगमेशन करना होता। अब हमारा पहला स्टेप जो होता है क्वेश्चन का, चाहे परचेज मेथड हो चाहे मर्जर मेथड, वो होता है परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन। लेकिन ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसमें आपको परचेज कंसिडरेशन पहले से ही दिया हुआ है। परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है आपको 4 लाख रुपए, जो कि आप किसमें पेमेंट करेंगे, इक्विटी शेयर में। सेकंड स्टेप अगर नेट एसेट्स मेथड होता तो उसके अंदर आपको नेट एसेट निकालनी पड़ती परचेज मेथड में और गुडविल और कैपिटलिज्म निकालते। लेकिन मर्जर मेथड में सेकंड स्टेप होता है कि जनरल रिजर्व के थ्रू हम ये पता लगाएं कि हमने जो पेमेंट किया है तो उससे हमको फ़ायदा हुआ कि नुकसान। तो इसको निकालने का तरीका ये होता है कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, वो दोनों लिख कर उसके साथ जनरल रिजर्व को जोड़ा जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर एस लिमिटेड के इक्विटी शेयर आपको दे रखे हैं 2 लाख के, प्रेफरेंस शेयर इसके अंदर है नहीं और ऑथोराइज्ड भी दिया हुआ है इसमें।
तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऑथोराइज कैपिटल का अपने को कोई लेना देना नहीं होता है, अपन को केवल इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल ही हमारे इसमें काम आती है। अब इसमें जैसे अगर आप इसकी बात करें तो इसके अंदर इक्विटी शेयर हो गए 2 लाख के, जनरल रिजर्व क्वेश्चन में दिया है 50, तो दैट मीन्स कि उन दोनों को मिलाकर 2.5 लाख रुपए आपको इसके अंदर देने थे, लेकिन हमने परचेज कंसिडरेशन में 2.5 लाख रुपए की जगह उसको कितने रुपए दिए हैं, 4 लाख रुपए। तो इसका मतलब कि अगर 2.5 लाख रुपए देने थे, 4 लाख रुपए दिए, तो 1.5 लाख रुपए हमारा जो है वो ज़्यादा पेमेंट हुआ। तो ये संख्या एक तरह से माइनस में आ रही है कि 2.5 लाख माइनस 4 लाख। तो इसमें नियम ये है कि अगर संख्या प्लस में आए तो जनरल रिजर्व को आप क्रेडिट कर दीजिए, और संख्या अगर माइनस में आए तो जनरल रिजर्व को आप इसमें यहाँ पे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब उसके बाद बात करें एंट्रीज की, तो एंट्रीज के अंदर बढ़िया बात यह है कि एंट्रीज का जो रिदम है, एंट्रीज जो होती है वो सारी एंट्री वो ही एंट्रीज होती है जो कि आपने पहले जो है परचेज मेथड में की है। बस कुछ फंडामेंटल इसमें छोटे बड़े डिफरेंसेस होते हैं। एक तो ये होता है कि जो एसेट लायबिलिटी लेते हैं वो परचेज और मर्जर में थोड़ा माइनर डिफरेंस है, और दूसरा ये होता है इसके अंदर कि इसमें जो फ़ायदा नुकसान होता है या एक्सपेंसेस होते हैं वो मर्जर मेथड में जनरल रिजर्व में शिफ्ट होते हैं, जबकि परचेज मेथड में वो सारा नुकसान तो गुडविल में और फ़ायदा आपका जो है वो कहाँ पे आता है, कैपिटल रिजर्व में। तो ये एक डिफरेंस इसमें जनरेट होता है। तो पहली एंट्री है पीसी ड्यू की, तो ये एंट्री भी सेम है, चाहे परचेज हो चाहे मर्जर मेथड हो। इसकी एंट्री होती है बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड, यानी हमने व्यापार खरीदा है और बेचने वाला व्यक्ति कौन है, इसके अंदर एस। और ये लिक्विडेटर वर्ड जो होता है इसका मीनिंग ये होता है लिक्विडेटर का कि वो अपना बिजनेस बंद कर रहा है और आपको अपना बिजनेस जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर या इसके अंदर एस लिमिटेड। उसके बाद अगर हम सेकेंड एंट्री की बात करें जो हम एसेट लायबिलिटी ले रहे हैं उसकी, तो एसेट लायबिलिटी के अंदर मर्जर मेथड में देखिए एक बहुत ही बढ़िया फ़ायदा ये है कि कोई भी एसेट्स और कोई भी आउटसाइड लायबिलिटी की वैल्यू ना तो चेंज होती है ना वो छोड़ी जाती है। तो आपको बैलेंस शीट में जो क्वेश्चन में दी हुई है एसेट्स पूरी एस लिमिटेड की वो हूबहू लिखते जाना है, गुडविल से लेकर, गुडविल प्लांट फर्नीचर स्टॉक डेटर से लेकर और बैंक तक जो आपको दिया है बैलेंस शीट में उसको एज इट इज़ आप लिखेंगे, उसमें कोई तरह का चेंजेस नहीं करेंगे। एंड देन उसके बाद लायबिलिटी की बात करें, लायबिलिटी अपन को लिखनी है तो लायबिलिटी में सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल है, उसका कोई यूज़ नहीं। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो आपने चेंज कर दी, उसके 2 लाख शेयर के बदले आपने जो परचेज कंसिडरेशन दिया है वो बाद में आपने उनको दूसरा दिया है, तो इसलिए वो काम आएगा नहीं। और तीसरा पॉइंट है इसमें जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में तो दिया हुआ था 50,000 रुपये क्रेडिट, लेकिन इस कैलकुलेशन की वजह से जनरल रिजर्व आपका बदल कर हो चुका है 1.5 लाख रुपये डेबिट। तो आपको बस केवल और केवल एक जनरल रिजर्व ही एक ऐसी संख्या होगी जिसको एडजस्ट करके लिखना है, अदरवाइज तो जो जैसे है वैसे के वैसे। तो जनरल रिजर्व क्योंकि डेबिट हो गया है तो उसको डेबिट लिख देंगे, और जनरल रिजर्व के नीचे क्वेश्चन में जो भी दिया है जैसे P&L है, वर्कमैन कंपनसेशन है, क्रेडिटर है, स्टाफ प्रोविडेंट फंड है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो वो सारी की सारी लायबिलिटीज़ आप 1 बाय 1 एक के बाद एक लिखते चलेंगे, और लास्ट में सबसे लास्ट में टू बिजनेस परचेज लिखकर इस एंट्री को क्लोज करेंगे जैसे कि अपन परचेज मेथड में करते थे। उसके बाद थर्ड एंट्री परचेज मेथड वाली ही होगी, सेम टू सेम। क्या आप परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करते हो तो वहाँ पर भी यही एंट्री होती थी, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी, और 2 में जो आपने दिया, तो इस क्वेश्चन के अंदर लिक्विडेटर है आपका एस और आपने उसको क्या दिए हैं, शेयर दिए हैं, तो लिक्विडेटर ऑफ एस टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इससे ये एंट्री हो जाएगी। एंड देन लास्ट पॉइंट क्वेश्चन का, क्या आपने अमाल कमीशन के खर्चे चुकाए हैं 1000 रुपये। तो अगर आपने अमाल कमीशन के खर्चे चुकाए हैं 1000 रुपये, तो अगर परचेज मेथड होता तो उसकी एंट्री होती गुडविल टू बैंक, और मर्जर मेथड में इसकी एंट्री क्या होती है, जनरल रिजर्व टू बैंक। तो ये इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर आपको जो है यहाँ पर एंट्रीज करनी है। और इसके बाद जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में मात्र और मात्र सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व को एडजस्ट करके लिखना है, और बाकी सारी चीज़ें जैसे है वैसे के वैसे आप जोड़ कर दोनों कंपनीज को लिखेंगे। तो मैं आपको केवल इक्विटी और जो जनरल रिजर्व जिसको अपन को चेंज करके लिखना है वो मैं बता देता हूँ, और बाकी का जो फॉर्मेट होगा या बाकी का जो आंसर है तो वो या तो मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, और नहीं तो भले आपको बैलेंस शीट मैंने बताई है कि आप हेड्स के नाम डाल दीजिए, शेयर कैपिटल, रिजर्व, नॉन करंट और करंट लायबिलिटी, और उसमें ये दोनों के जो आइटम्स है वो जोड़ दो, और एसेट साइड के 2 हिस्से बना दो, एक तो नॉन करंट और एक करंट। तो नॉन करंट में सारी फिक्स एसेट जोड़ दो और करंट में करंट एसेट जोड़ दो, और उनको लिखकर जो आंसर आए वो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर अपन बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है ना,
तो उसके अंदर लायबिलिटी के अंदर पहला वर्ड होता है हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी, और उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट वापस हमारा होता है लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है अपना शेयर कैपिटल। तो ये इसका जो है तरीका है। शेयर कैपिटल में हमारे पास देखिए कि बैलेंस शीट में खुद की शेयर कैपिटल कितनी है, एच लिमिटेड की ऑथोराइज, तो इसमें जुड़ती नहीं। हमारी कैपिटल है 9 लाख, ठीक है। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, तो हमारी कैपिटल तो है 9 लाख, और उसके शेयर क्वेश्चन में तो आपको दिए हुए हैं 2, लेकिन वो 2 लाख काम के नहीं, क्योंकि 2 लाख शेयर की जगह अपन ने उनको पहले से कितने दे दिए अभी 4 लाख। तो आपको ये 4 लाख रुपए 9 लाख के साथ ऐड ऑन करने हैं। तो 9 और 4 आपकी जो शेयर कैपिटल होगी वो कितनी बदल कर आ जाएगी 13। तो एक तो ये चेंज होगा, और दूसरा इसमें इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो है रिजर्व एंड सरप्लस जो शेयर कैपिटल में सेकंड नंबर पे आता है इसके बाद, तो उसके अंदर जो जनरल रिजर्व है वो थोड़ा समझना है कि हमारा खुद का जनरल रिजर्व है वो तो 1,80,000 क्रेडिट था। फिर हम यहाँ जो जनरल रिजर्व लेकर आए हैं उस कंपनी से, वो जनरल रिजर्व डेबिट है 150, तो वो माइनस हो जाएगा क्योंकि डेबिट है, और 1,000 रुपये आपने यहाँ पर इसको भी डेबिट कर दिया, तो यानी कि टोटल मिलाकर 29,000 रुपये का जनरल रिजर्व आपके बच गया। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी थोड़ी कि बैंक को आपने यहाँ पे डेबिट, बैंक का बैलेंस डेबिट होता है, यहाँ पे 1,000 बैंक को आपने क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैंक में से आपको 1,000 रुपये क्या करने हैं, माइनस करने हैं। बाकी अब आपके जो पीछे जितने भी पॉइंट बचे हैं, जिसमें वर्बली तो बोल देता हूँ, जैसे P&L है, वर्क और P&L है, ये रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा। लेकिन उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन, क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर टैक्स और आपके स्टाफ प्रोविडेंट फंड, ये सारे के सारे आपके जो है वो करंट लायबिलिटी में आएंगे। इसमें नॉन करंट लायबिलिटी जो है वो आएगी नहीं। आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी में टोटल कितने हेड्स होते हैं, 3। शेयर होल्डर फंड वो मैंने कर दिया, नॉन करंट लायबिलिटी इसमें है नहीं, और करंट लायबिलिटी में ये 4 पॉइंट जो है ये आपके आ जाएंगे, और P&L जो है जो मैंने बता दिया रिजर्व एंड सरप्लस में जोड़ दो। फिर एसेट साइड आप बनाओगे, एसेट्स में गुडविल से लेकर और आपके फर्नीचर तक, ये 3 आइटम, ये तो तीनों आइटम आपके आ जाएंगे नॉन करंट में, और स्टॉक, डेटर, कैश तक, ये सारे के सारे आइटम जो है वो आपके स्टॉक, डेटर, प्रीपेड, इनकम टैक्स और कैश और बैंक, ये सारे के सारे आइटम जो है आपके कहाँ पे आ जाएंगे, करंट। तो ये 2 कैटेगरी हो गई, ये नॉन करंट और ये करंट। इसमें इन दोनों की एसेट्स जो है वो जोड़नी है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब बैलेंस शीट में बैंक बनाओ तब आपको टोटल जितने भी अमाउंट है उसमें से 1,000 रुपये आपको क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि 1,000 रुपये आपने उसमें जो है ऑलरेडी क्या कर दिया है, कम। ठीक है ना। तो मैं इसका बैलेंस शीट का आंसर और प्लस जो है इसका सॉल्यूशन भी जो है वो भेज देता हूँ, जिससे बाई चांस बोर्ड पे थोड़ा बहुत अगर आपको लिखने करने में परेशानी हो या बोर्ड से नोट करने में वो पॉज करना प्रॉब्लम आती हो, तो फिर आप आराम से अपनी कॉपी के अंदर जो है वो जो भेजूंगा मैं, तो उसी का PDF का या जो फोटो होगा उससे आप आराम से लिख सकते हैं। तो आप क्वेश्चंस जो है वो वापस रिपीट करें, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।